हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जिला प्रशासन पर। आरएस मुख्य परीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरी एक यूनिट टाइप की भी है। और अगर पिछले सालों के केवल मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र देखे जाए तो शायद कोई ऐसा साल नहीं होगा जब जिला प्रशासन पर कोई सवाल नहीं आया है। इवन 2 बार तो ये सवाल पिछली 6 भर्ती में 3 बार ये सवाल 10 नंबरों का है। तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी को भी जब क्वेश्चंस बनाता है कोई भी पेपर सेटर तो एक अट्रैक्ट करता है भाई इसमें से तो क्वेश्चंस छोड़ा ना जाए, कम से कम इसमें तो सवाल जरूर लिया जाए। तो आज हम इसके अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। ये जरूर है कि इसका जैसे मैंने मैटर लिखा है वो बहुत ही कंसोलिडेट, बहुत ही एग्जाम सेंट्रिक लैंग्वेज और चीजें रखी है मैंने। अब चूंकि जिला प्रशासन की बहुत सारी चीजें आप लोग बहुत दैनिक जीवन में देखते रहते हो, कनेक्ट करते हो, तो स्टूडेंट इसे इतना सीरियसली नहीं लेता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि पर्टिकुलर जो उसकी मेन कीवर्ड्स होते हैं वहाँ कमांड नहीं होता और फिर खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए हैं पिछले सालों के, तो उसमें भी यही बात देखने को मिली है कि जो सरल टॉपिक होते हैं उनमें बल्कि मार्किंग कम होती है। तो सरल तो नहीं है टॉपिक, बिल्कुल भी सरल नहीं है। बस ये होता है कि आप इसे जनरलाइज करते हुए आप इसके जो मेन पहलू है उन पे फोकस नहीं करते हो और एक जनरलाइज करते हुए एक जनरल आंसर लिखते हो। तो मैंने इस पे पहले भी क्लास ली है और कई बार जब हम ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं तो डिटेल से लगभग लंबी चौड़ी चर्चाएं करते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बदलते समय के अनुसार टीचिंग में भी बदलाव लाना चाहिए। और आपकी जो ज़रूरत है वो मुझे लगता है कि इस समय सारी बातें करने की नहीं है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें मैंने बुक्स में भी दे रखी है और जो अभी नोट्स बनाए हैं उसको मैंने परिमार्जित किया है। और परिमार्जित क्या किया है कि चूंकि जिला प्रशासन है उसके भीतर अलग अलग सेगमेंट लिख दिए इस बार, जैसे कानून व्यवस्था प्रशासन, विकास प्रशासन, है ना, राजस्व प्रशासन। तो वैसे ये सब जिला प्रशासन के भाग ही होते हैं, नहीं लिखो तो भी। तो लेकिन चूंकि जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर इसको एक एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जो नए सिलेबस में इसे मेंशन किया है, अब चूंकि इसे मेंशन किया है तो हमारा दायित्व बन जाता है, जैसे राजस्व प्रशासन या विकास प्रशासन या कानून व्यवस्था के प्रशासन के संदर्भ में जिसे हम पुलिस प्रशासन कहते हैं, उसमें राजस्थान सेंट्रिक, राजस्थान के संदर्भ में क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस है और कौन सी एक महत्वपूर्ण स्कीम से है, तो वो भी पूछ सकते हैं। उन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने अब की बार जब नया अपडेट कर रहा था तो वो सारी चीजें लगभग लगभग हर में एक एक दो दो पैराग्राफ्स डाली है, जिससे कि आपको कोई ऐसा सवाल फेस ना करना पड़े और आप ये ना समझे कि ये तो बहुत ही अलग हटके दे दिया हो। तो मैं इस टॉपिक को बेसिकली आपको इस तरह से डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा होता है ना कि कहानियों में न पढ़ के सीधे कुछ कीवर्ड्स पे आपकी कमांड हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसमें किस तरह से देखें कि ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि जिला प्रशासन क्या होता है, मतलब आखिर वह होता क्या है, तो आप क्या बताओ। तो आप यहीं से शुरू कर दीजिए कि एक वह क्या होता है और फिर दूसरा है कि उसका महत्व क्या है ना। दो संदर्भों में ले लेते हैं, मुझे लेता है कि इसे इस तरह से ले लेते हैं। एक क्या है और फिर इसका महत्व या उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं हम। तो क्या है, इसका जवाब क्या हो, और आपके पास चुनिंदा कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए बिल्कुल फिक्स पॉइंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव एक विशाल समुद्र होता है, उसमें कहाँ से पूछ ले पता नहीं चलता है। और दूसरा इसका उद्देश्य या महत्व कि इसको क्यों बनाया गया भारत जैसे देश में, क्योंकि दुनिया में अगर इसके समकक्ष कोई व्यवस्था है तो केवल एक व्यवस्था है, फ्रांस की प्रीफेक्ट व्यवस्था, जो मैं कंपेरेटिव में पढ़ाया भी है वहां पे। तो
यहाँ हम इसे थोड़ा देखते हैं कि अगर आपको कोई पूछे कि क्या है तो आप क्या लिखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। किताबों में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है कि लंबी चौड़ी कहानी है, जितनी किताबें पढ़ोगे उसकी उतनी ही कहानियां और इतनी ही भाषा होती है। लेकिन मैं उसे एक कोशिश किया हूँ कि आपको कंसोलिडेट होते हुए फिक्स ऐसे पॉइंट पकड़ में आ जाए जिसको आप लिखो तो एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने वास्तव में उसकी नब्ज को पकड़ लिया है। तो 3 या 4 बातों में मैं इसे क्या है को आप बता सकते हो। एक तो ये बताइए कि जो जिला प्रशासन है वो एक भौगोलिक इकाई है, मतलब अपने आप में वो एक ज्योग्राफिकल यूनिट है ना, और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो आप एक तो ये भी बता सकते हैं कि ये एक भौगोलिक इकाई है। ठीक है, ये लिख देंगे। दूसरा, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इसकी आत्मा है वो है कि जिला प्रशासन अपने आप में एक प्रशासनिक कार्यात्मक इकाई है। इस शब्द में बड़ी ताकत है, और नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल यूनिट है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो है लेकिन एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है जहां सेंटर और स्टेट दोनों की स्कीम्स, एक एक शब्द को पकड़ना, जहां केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं एग्जीक्यूट होती है। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप बताइए कि ये एक फंक्शनल यूनिट है। आप किस तरह से कहेंगे कि ये है एक प्रशासनिक कार्यात्मक इकाई है। यह एक प्रशासनिक कार्यात्मक इकाई है, इस रूप में आप इसे बता सकते हैं। कैसे है अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब आप इसे और समझते हुए चले जाएंगे। जब इतना है तो फिर तीसरी चीज, मतलब इस बात को अभी हम और भी डिफाइन करेंगे कि कैसे ये है, क्योंकि पूरा इकाई इसी पे है तो वहां से फिर चीजों को जरूरत पड़ने पे आप ले लेना। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसमें बता सकते हो, वो बता सकते हो कि जिला प्रशासन एक ऐतिहासिक इकाई भी है, आज की नहीं। ये बहुत भारतीय व्यवस्था में एक इतिहास के काल से चली आ रही इकाई है। तो यहाँ एक फिक्स भौगोलिक इकाई है। जैसे राजस्थान में पहले जब बना था तब आपका 26 था, वर्तमान में ये 41 हो गई। तो भौगोलिक इकाई है इसकी अपनी जो है। कार्यात्मक इकाई के बारे में एक चीज जरूर आप बता सकते हैं कि ये सरकार, सरकार कौन सी, दोनों। यहाँ खास बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केंद्र व राज्य दोनों, सरकार और जनता को जोड़ने की एक योजक कड़ी के तौर पर काम करती है, ये कड़ी का काम करती है। तो ये इसके उद्देश्य में भी आ जाएगा, लेकिन आप इसको इस रूप में बता सकते हैं। जब आपको कोई पूछे तो आपके पास बिल्कुल फिक्स पॉइंट होना चाहिए, आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे लिखना क्या है। दूसरा है कि ऐतिहासिक इकाई है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, हर पे अपना एक सवाल बनता है। देखिए जब वैदिक काल था, नहीं है, तब 100 गांवों पर, नहीं है, एक अधिकारी का नाम होता था जिसका नाम था सतग्रामीण। और ये सतग्रामीण जिला कलेक्टर के समकक्ष एक इकाई, मतलब इसके जिला कलेक्टर के जैसे ही एक अधिकारी का नाम था। जब मौर्य काल आया, नहीं है, जब मौर्य काल आया तो इस तरह की इकाई को कहा जनपद, और जिला कलेक्टर को कहा, इसके जैसे अधिकारी को कहा रज्जुकाज, नहीं है। तो हर कालखंड में रहा। जैसे हम कहते हैं गुप्त काल, गुप्त काल में इसका नाम जिला ही था जो हम आज भी यूज करते हैं। गुप्त काल में इस तरह की इकाई का नाम जिला था और इसके प्रमुख का नाम विषयपति था। ठीक है, और और फिर थोड़ा सा और बताओ तो फिर इसे और बताइए आप, और क्या बताइए। ठीक है, जैसे हम इसके कहते हैं गुप्त काल के बाद में मुगल काल। तो मुगल काल में जो जिला नामक जो भौगोलिक इकाई था होती है उसको कहा जाता था सरकार। ध्यान दीजिए, उस समय इसको कहते थे
सरकार। और ये जो अधिकारी होता था उसे कहते थे किरोड़ी फौजदार। लिख लेंगे। हालांकि इसमें इतिहास की विद्यार्थियों के साथ या इतिहास के जानकारों के साथ इसमें विवाद जरूर है। कुछ कहते हैं कि किरोड़ी और फौजदार अलग होते थे, कुछ कहते हैं कि नहीं, किरोड़ी नामक अधिकारी अलग था। लेकिन हमने लोक प्रशासन में सब बातों को सुनने के पश्चात, क्योंकि हम इतिहासकार तो है नहीं, हमने इसे नाम दे दिया है और ये एक तरह से वैधता प्राप्त नाम हो गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कम्युनिटी में, कि इसे कहा जाता है किरोड़ी फौजदार। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। फिर आता है ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में देखिए यहाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर के नाम से, ये तो पद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने सृजित किया था। लेकिन ये जो शब्द डिस्ट्रिक्ट है, ये 1776 में कलकत्ता के संदर्भ में, न्यायिक क्षेत्र के संदर्भ में सृजित हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट वर्ड का जो प्रादुर्भाव होता है वो 1776 में कलकत्ता के संदर्भ में होता है। और बेसिकली इस शब्द का, ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया। वो लैटिन भाषा में डिस्ट्रिक्ट शब्द का अर्थ होता है न्याय का एक विशिष्ट क्षेत्र। अब मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, आप सुनते जाइए। न्याय का एक विशिष्ट क्षेत्र। और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें डिस्ट्रिक्ट शब्द का मतलब होता है एक ऐसी भौगोलिक इकाई जिसमें योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की भौगोलिक इकाई। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो मैंने इसका इतिहास और इससे जुड़े हुए पदों को थोड़ा सा आपके सामने रखा है। एग्जाम में भी बस इतना ही बताना है कि ये एक ऐतिहासिक इकाई इस तरह से रही है। तो हमने 3 बातों में जिला प्रशासन को समझा। यह एक भौगोलिक इकाई है, यह एक प्रशासनिक कार्यात्मक इकाई है, और यह एक जो है आपकी ऐतिहासिक इकाई है। प्रशासनिक कार्यात्मक इकाई में 2-3 चीजें हैं, वो चाहो तो जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो तब आप लिख सकते हो। जैसे सरकार और जनता के बीच की योजक कड़ी है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। एक फंक्शनल यूनिट है जहां सभी प्रकार की स्कीम्स का एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और सुपरविजन होता है। ये सब चीजें आप बता सकते हो। और फिर आता है कि आखिर इसका महत्व क्या है, नहीं है? तो जब इसका उद्देश्य या महत्व आप बताएंगे तो एक तो वही बड़ा जो ये कड़ी वाला काम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि जिला प्रशासन वो एक लिंकिंग पिन का काम करती है, जो केंद्र और राज्य सरकार एक तरफ और जनता दूसरी तरफ। इस बात को सबसे ज्यादा आप रखेंगे। दूसरी बात, ये जो जिला प्रशासन है वहां मुख्यतः 3 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, नहीं है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों प्रकार के प्रशासन जो है वो जुड़ते हैं। तो दूसरा आप ये बताएंगे कि राजस्व प्रशासन, नहीं, कानून व्यवस्था प्रशासन, और तीसरा है आपका विकास प्रशासन, नहीं है? विकास प्रशासन का की कार्यात्मक इकाई होता है। फिर जितने भी अन्य विभाग होते हैं, नहीं है, उनके भी सारे क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो कार्यालय वही होते हैं। एक महत्व आप ये भी बताएंगे कि यही एक इकाई है जहां जनता का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। और फिर आप ये भी बताएंगे कि इसका इतिहास रहा है, इसलिए इस तरह की विरासत हमारी जनता के बीच में पहले से मौजूद है कि जिले पर समस्याओं का समाधान होगा। स्पेशली औपनिवेशिक काल में ये बहुत स्पष्ट रहा है और उससे पहले भी रहा है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी वैसे सिंपल क्वेश्चन बिना कलेक्टर और उसके लेके आता है तो आप
बता सकते हैं। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आगे बढ़े तो राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। आपको पता है इससे पहले 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे। हम चूंकि राजस्थान का जीके नहीं पढ़ रहे हैं, राजस्थान के जीके में होता है, लेकिन फिर भी 33 डिस्ट्रिक्ट से पहले 50 डिस्ट्रिक्ट हुए, फिर जो है 41 डिस्ट्रिक्ट अभी राम लोहिया समिति की रिकमेंडेशन के पश्चात ये अंतिम तौर पर आज की स्थिति में है। हो सकता है कि आज के 6 महीने बाद में जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो 2-4 डिस्ट्रिक्ट और नए सृजित हो जाए, लेकिन आज मैं जिस डेट को 8 अगस्त नहीं है तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026 को, उस दिन की स्थिति ये है। ओके, तो ये चीज है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि राजस्थान में डिविजनल जो डिवीजन संभाग है, वो संभागीय व्यवस्था डिविजनल सिस्टम है, वो भी राजस्थान में मौजूद है। तो जो संभागीय व्यवस्था है उसको जिला प्रशासन का अंग माना जाए या नहीं माना जाए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं नहीं, वो तो ऊपर वाली है। गलत। आपको जब भी जिला प्रशासन के बारे में लिखना है तो उसमें संभागीय आयुक्त की व्यवस्था या संभागीय व्यवस्था को भी लिखना है। इसलिए जिला प्रशासन की शुरुआत में सबसे पहले आप राजस्थान के संदर्भ में बताइए संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था क्या है? संभागीय व्यवस्था में संभागीय आयुक्त होता है, डिविजनल कमिश्नर होता है। मैंने अंग्रेजी बोल रहा हूं आजकल, मैं अंग्रेजी कम लिख रहा हूं। डिविजनल कमिश्नर होता है, इसके नीचे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त होता है, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर होते हैं, इसके नीचे फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। ये एक है। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है? 7। लेकिन इसकी कहानी यह है कि 1950 से लेके 1962 तक राजस्थान में 5 संभाग थे। अब ये 1962 क्या हुआ? 1962 में समाप्त कर दिया गया, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर 25 साल के बाद, मतलब कोई छोटी मोटी काल नहीं है, 25 साल के बाद 1987 में इस व्यवस्था को पुनः शुरू किया। और अब जो है कोटा को साथ में लेते हुए, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, भरतपुर और कोटा को हटा दोगे तो 6 संभागों के साथ शुरू किया। नहीं है, अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, और कौन सा रह गया आपका? नहीं है तो जोधपुर आ गया, उदयपुर है। फिर कोटा को मिलाकर के 6 संभाग। 2005 में, ध्यान देना, 2005 में फिर 7वां संभाग भरतपुर जोड़ दिया गया। अब मैं ये जीके टाइप की क्लास सामान्यतः मुख्य परीक्षा में नहीं रखता हूँ, मेरा फोकस जो है वो मेंस पे ज्यादा रहता है। ये राजस्थान में आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मुख्य परीक्षा में पूछी जा सकती है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो संभागीय आयुक्त व्यवस्था है या संभाग है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इसे हटा देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसे रखा जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, डिविजनल कमिश्नर का रोल क्या होता है? ठीक है ना, तो पहले हम रोल देख लेते हैं और फिर शायद इसके पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। देखिए, जो संभागीय आयुक्त है, इस पद के मोटे तौर पर 3 बातों के अलावा कुछ मत लिखिए इसमें। नंबर 1, ये जो है यहाँ राज्य सरकार का प्रत्यायोजन कार्य होता है।
मतलब ये अपने आप में कोई फंक्शनल यूनिट नहीं है। राज्य सरकार, या आप इसे कह सकते हो चीफ सेक्रेटरी, तो उसका एक डिलीगेशन स्वरूप होता है। अपने आप में कोई इसकी भूमिका नहीं होती, मतलब कम और ज्यादा जहां डिलीगेशन होता है उसकी पता हूँ खास बात क्या होती है। उसमें ये होता है कि आप चाहे जब कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो एक तो बहुत क्लियरली इस बात का आपको लिखना चाहिए, जब भी आपका सवाल आए तो इस बात को लिखें। दूसरा, ये जो इकाई है वो पूरी तरह से पर्यवेक्षणकारी, समन्वयकारी, ठीक है, पर्यवेक्षण सुपरविजन करता है सिर्फ, कोऑर्डिनेशन अलग अलग के राज्य और जिला कलेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और सलाहकारी, जरूरत पड़ने पर ये जिला कलेक्टर को क्या करता है, सलाह भी देता है। एक तरह से आप किसी, ये मतलब तीन शब्द आप बता सकते हो, मोटा काम यही है। एक काम होता है रेवेन्यू के संदर्भ में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के जो जजमेंट होते हैं उनकी अपील सुनता है। तो एक भूमिका होती है अपील की भूमिका। कुल मिलाकर के सारी बातों का सार ये है कि ये नहीं है, राज्य और प्रशासन जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच की जोड़ने की कड़ी है। ये इसकी 100 बातों की एक बात है। लेकिन वो जो महत्वपूर्ण सवाल है कि संभागीय आयुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब इसका, इसके वजूद पे जो सवाल उठता है उस पे हम क्या लिखें। तो डिविजनल जो है संभागीय आयुक्त के पक्ष और विपक्ष में आपको कुछ तर्क जरूर पता हो। इस पद को, ये जो पद है नहीं है, या ये जो व्यवस्था है, इसकी कुछ बातें कि क्यों तो इसे रखा जाना चाहिए और क्यों इसे नहीं रखा जाना चाहिए, ये बात आपको अच्छे से 2-3 पॉइंटों में पता हो। ठीक है, पहली बात, क्यों होना चाहिए संभागीय आयुक्त की व्यवस्था, क्यों होनी चाहिए। तो इसके पीछे एक तो तर्क ये होता है कि राजस्थान एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र का प्रदेश है। केवल एक जगह से पूरे राजस्थान पे मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, इसलिए राजस्थान को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करने से इसकी मॉनिटरिंग सही होती है, योजनाओं पर निगरानी सही रखी जा सकती है, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाया जा सकता है। तो एक तर्क तो आप बड़ा भौगोलिक क्षेत्र रख सकते हो, ये मुझे लगता है कोई भी इसे नकार नहीं सकता। तो आप इसे रख सकते हो कि ये काफी बड़ा है, इसलिए इसे रखा जा सकता है। दूसरी चीज, मतलब ये तो पहली बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसमें रखेंगे कि जो संभागीय आयुक्त की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से क्या होता है कि जो जिला कलेक्टर होता है वो युवा और अनुभवी होता है, सॉरी युवा और अनुभवहीन होता है, मतलब कम अनुभवी होता है। उसको एक गार्जियन मिल जाता है जिससे वो पूछ सकता है, जिससे वो सलाह ले सकता है, और जरूरत पड़ने पे खुद संभागीय आयुक्त उसका मार्गदर्शन कर सकता है। तो दूसरा है कि कलेक्टर जो कि युवा और कम अनुभवी होते हैं सामान्यतः, उनको इसके तौर पर एक मार्गदर्शक, सलाहकार या गार्जियन मिल जाता है। ये बात आप कहे तो किसी भी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपने एक ग्राउंड रियलिटी बता दी है। तीसरी चीज, चूंकि डिविजनल कमिश्नर कंप्लीटली डिलीगेशन बेस्ड पोस्ट है, तो इससे क्या होता है कि जजमेंट तो नहीं, डिसीजन लेने में एक तीव्रता होती है, निर्णय तेजी से लिए जा सकते हैं, समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकता है। तो एक तीसरी चीज आप बता सकते हो कि प्रत्यायोजन होने के कारण इसमें त्वरित निर्णय हो सक
लिए जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा गोच पोच ना करके बिल्कुल फिक्स 2-3 पॉइंट रखें। अच्छा, इसके विपक्ष में तर्क क्या है? जो लोग कहते हैं कि भैया ये नहीं होनी चाहिए, उसमें भी कोई 2-3 बहुत ही पिन पॉइंटेड चीज आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि संभागीय आयुक्त जैसा एक सीनियर ऑफिसर जिला कलेक्टर के ऊपर बैठ जाता है, तो उसे क्या होता है कि उसका मनोबल कम हो जाए। होता है ना कि वो इनिशिएटिव लेने से पहले डरता है, उसे लगता है कि कोई हेडमास्टर जी बैठे हैं, कोई मॉनिटर कर रहा है मुझे। तो एक तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पहल क्षमता पर पहल क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव होता है, ये बात आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज जो आप बता सकते हो, वो बता सकते हो कि एक अननेसेसरी का स्तर क्रिएट हो गया जिसका कोई महत्व नहीं है। तो प्रशासन में अनावश्यक जटिलता और साथ साथ में देरी, ये दोनों पैदा हो जाती है उसकी वजह से। और साथ में मेरे नोट्स जरूर पढ़ना, बुक्स जरूर पढ़ना, उसमें वो डिटेल से मैं इन चीजों को लिखता हूँ। बिल्कुल एक समझाने वाली भाषा ही है, जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी भाषा में है। तीसरी चीज है कि इससे डुअल कंट्रोल की स्थिति पैदा हो जाती है नीचे। जैसे मान लीजिए कि अ, मान लीजिए कि कोई स्कूल है, अब स्कूल का निरीक्षण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी करने आ जाता है और कभी कभी संभागीय आयुक्त भी आ जाता है। अभी थोड़े दिन पहले आपको जानकारी हो, ये जोधपुर साइड में जब जितेंद्र सोनी जी संभागीय आयुक्त बने, तो ये स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि कभी कभी अतिरिक्त सक्रिय संभागीय आयुक्त हो जाए तो फिर ये स्थिति पैदा हो जाती है और उससे कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं और प्रशासन में बाधा आती है। तो डुअल कंट्रोल जो दोहरा नियंत्रण है, नहीं है, ये भी एक कुछ लोगों का कहना है कि भाई इससे एक अनावश्यक तरह की समस्या पैदा होती है। एक और चीज कि इस पूरी व्यवस्था को आप डिजाइन करते हो डिविजनल लेवल पे, तो जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अ, आपके पास जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है वो सीमित संख्या में होते हैं, और आप डिविजनल कमिश्नर, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर और हर संभाग पे लगभग 5-6 ऑफिसरों का ये समूह आप बैठा देते हो। तो जो प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के प्रशासन को जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स जो सहयोग करने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे, उनका उनका कमी हो जाती है। तो एक चीज ये भी है कि प्रदेश जो राज्य प्रशासन है, नहीं है, राज्य प्रशासन को अनुभव की कमी हो जाती है या ब्यूरोक्रेट्स की कमी हो जाती है, ये आप बात इसके विपक्ष में कह सकते हैं। एक तरफ गाये बगाए हम कह देते हैं कि अनावश्यक खर्चा मानते हैं कुछ लोग कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पूरा ढांचे पे एक अतिरिक्त खर्च बोझ पड़ता है जनता पर। तो ऐसे करते हुए मैंने 5 पॉइंटों में इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं। विपक्ष का तर्क थोड़ा होना भी चाहिए, तो कुछ पक्ष के तर्क, कुछ विपक्ष के तर्क, लेकिन एग्जामिनर ये पूछता है कि आपका आपका क्या मत है। तो हमारा मत ये है कि राजस्थान जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए, और चूंकि इतने जिले हैं जहां युवा जिला कलेक्टर काम करते हैं, उसको देखते हुए डिविजनल कमिश्नर जैसी व्यवस्था उचित प्रतीत होती है। जरूरत यह है कि उसे और अधिक अधिकार दिए जाए और संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच जो कार्य विभाजन है वो स्पष्ट हो, तकनीकी का ज्यादा प्रयोग हो। इस तरह से आप इसका अपना मत देते हुए किसी भी उत्तर का एंड कर सकते हैं। तो ये कहानी हुई डिविजनल कमिश्नर की। क्लियर है? तो मैं एक वन बाय वन करते हुए चीजों को थोड़ा बताते हुए जा रहा हूँ, और मैं आशा कर सकता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं जिला प्रशासन पर वापस।
मतलब जिला प्रशासन तो है ही, लेकिन जिले की वास्तविक इकाई ये भी जिला प्रशासन का अंग था, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे बढ़ते हैं। कोई आपसे जिला प्रशासन के बारे में सवाल, क्योंकि सिलेबस में ये मेंशन है और फिर जिला कलेक्टर मेंशन, तो इस पे क्या लिखे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो जब भी जिला प्रशासन पर सवाल आए तो आप इसके ढांचे में, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 4 भागों में बांटे आप इन्हें। एक है राजस्व प्रशासन, मतलब जिला प्रशासन में एक पूरा ढांचा है राजस्व प्रशासन का। दूसरा पूरा ढांचा है कानूनी व्यवस्था। पहले विकास प्रशासन कर देते हैं, चलो विकास प्रशासन का। तीसरा पूरा ढांचा है कानून व्यवस्था प्रशासन का, या पुलिस प्रशासन भी कह सकते हैं। कानून व्यवस्था या पुलिस प्रशासन भी कह सकते। ठीक है। और चौथा है क्षेत्रीय कार्यालय, बहुत सारे जो अनेक विभागों के होते हैं, नहीं है? ऐसे आप इसे विभाजित करते हुए एग्जामिनर को समझो। राजस्व प्रशासन एक सेपरेट पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा, और उसका पूरा जो है भौगोलिक विभाजन भी अपनी ही तरह का है। राजस्व प्रशासन में ये जो जिला होता है, ठीक है, इसको बांटा है उपखंड में, उपखंड को बांटा है तहसील में, तहसील को बांटा है वृत्त या सर्किल में, सर्किल को बांटा है ग्राम पंचायत में। ठीक है। यहाँ जिला पे तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। उपखंड पे एसडीओ, नहीं यहाँ एसडीएम, एसडीओ उधर बोलते हैं। तहसील पे तहसीलदार, है ना। आजकल इसके बीच में उप तहसील भी होती है, यह भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लिख सकते हो नायब तहसीलदार, वृत्त पे कानून गो सर्किल पे, और ग्राम पंचायत पे पटवारी। ये ढांचा होता है। यहाँ थोड़ी सी चीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और एसडीएम के नीचे कभी कभी आपका एसीएम भी होता है इसके साथ साथ, नहीं तो ये एडीएम है ना, एडीएम ही बोलते हैं। और ऐसे मतलब आपका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन आपको पूरा एक स्ट्रक्चर पता हो। जो विकास प्रशासन है, नहीं है, उसको कैसे बांटते हैं, ठीक है। तो विकास प्रशासन में ये जिला, तो जिला होता है, जिला को फिर उपखंड, उपखंड के नीचे जो होता है वो होता है आपकी पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति के नीचे होता है वो ग्राम पंचायत। यहाँ आपका डीएम, इसको डीएम को यहाँ कहते हैं जिलाधीश, जो सही शब्द इसके लिए है जिलाधीश, मतलब जो उचित शब्द, जिला कलेक्टर नहीं, जिलाधीश शब्द जो है विकास प्रशासन के संदर्भ में यूज होता है। और फिर वही एडीएम तो होता ही है यहाँ। उपखंड पे एसडीएम को कहा जाता है एसडीओ, पद वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जब आता है तो वो रेवेन्यू के संदर्भ में अपील सुनता है, इसलिए उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। पंचायत समिति पे बीडीओ, आजकल इसका नाम है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, नहीं ग्रामीण विकास अधिकारी, एग्जैक्टली नाम ये है, लेकिन पॉपुलर नाम बीडीओ है। हालांकि इसके बीच में एक्सटेंशन ऑफिसर होने लगे, लेकिन उनका ज्यादा वो नहीं। इस ग्राम पंचायत स्तर पर बीडीओ या ग्राम सचिव, ये
पद होते हैं। अब आता है आपका पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन जो होता है उसमें जिला को मतलब पुलिस जिला होता है ये। जिला को फिर बांटते हैं व्रत को फिर बांटते हैं थाना, थाना को फिर बांटते हैं चौकी। यहाँ आपका जो है होता है यहाँ पे दो ऑफिसरों के बीच में बटा है, डीएम और एसपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक डुअल कंट्रोल आता है जिसकी चर्चा मैं अभी करने वाला हूं। एसपी के नीचे जो है एडिशनल एसपी होता है। व्रत पे जो है आपका डीवाईएसपी, जो आपका आरपीएस है। थाना है वहां इसको बोलते हैं एसएचओ। चौकी है वहां एसआई या हेड कांस्टेबल, और उसके नीचे फिर कांस्टेबल वगैरह रहते हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है पूरे राजस्थान को 51 पुलिस जिलों में बांटा हुआ है। 29 तो डायरेक्ट है, 2 रेलवे पुलिस जिले हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको पुलिस प्रशासन या कानून व्यवस्था प्रशासन का एक अलग लेक्चर है जो बिल्कुल लंबा 1 घंटे के आसपास मैंने रिकॉर्ड किया है, जिसमें पुलिस रिफॉर्म और सब बताया, वहां मैंने बता रखा है। 263 सर्किल से है राजस्थान में, अब बदलते रहते हैं। तो ये चीजें हैं। और जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें बहुत सारी, जैसे कृषि है, सहकारिता है, नियत शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और उस पे जो बहुत सारे जितने भी नाम जो लिख सकते हो, अभियांत्रिकी है, उनके अलग अलग जो अधिकारी होते हैं जिनको हम निदेशक, उपनिदेशक, रजिस्ट्रार, है ना, इस तरह के नामों से हम नवाजते हैं वहां पे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। तो हर जो कार्यात्मक जो जिसे हम निदेशालय कहते हैं, डायरेक्टरेट, उसका जो एग्जीक्यूटिव यूनिट होती है वो जिला लेवल पर स्थित होती है। अब ये सुनने में बहुत सरल सी बात लग रही है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिसिंग कर देंगे या क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत तरीके से इस चीज को समझना है और तरीके से इस बात को समझ करके अंडरस्टूड होके क्वेश्चंस की मांग के अनुरूप रखना है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि केवल यही चीज बता देते हैं, वो जो बाकी की चीजें वो नहीं बता पाते हैं। और चूंकि वो नहीं बता पाते हैं इसलिए उनका स्कोर कम रह जाता है। इसलिए मैं ये जो चार्ट बता रहा हूँ इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आप इन चीजों के बारे में समझ विकसित करो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और जितने भी रीजनल ऑफिस होते हैं डायरेक्टरेट के, निदेशालयों के, वो सब। और मुझे लगता है कि जब आप इस तरह से पूरा चार्ट बना के समझाओगे तो एग्जामिनर को, जो भी आपकी कॉपी को इवेलुएट करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको इसकी बेसिक समझ है। मैं इन ऑफिसर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ये मैंने नोट्स में दे दिए हैं और कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब लोग जब आरएस में सेलेक्ट होंगे इन्हीं सबका ख्वाब देखते होंगे तो ज्यादातर चीजें पता होगी आपको। थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर बता देता हूँ एक चैप्टर को जब हम कर रहे हैं। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट इसको तो छोड़ देते हैं। एसडीएम ये आरएस अधिकारी होता है। जब 3 से 4 साल का अनुभव हो जाता है तब उसे इस पद पर नियुक्त किया जाता है। जब भी आप एसडीएम के बारे में लिखो तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसडीएम के अपने कोई डिफाइन वर्क नहीं है। ध्यान देना, एसडीएम कंप्लीटली उसी तरह का पद है जैसा कि डिविजनल कमिश्नर है वैसे। लेकिन ये डिविजनल कमिश्नर की तरह भी नहीं है कि कुछ ही पावर डेलीगेट हो। एक तरह से कलेक्टर की ओवरऑल जो पावर होती है वो सारी की सारी पावर को डिलीगेट किया जाता है, प्रत्यायोजित किया जाता है सब डिवीजन पे। इसलिए एसडीएम
कलेक्टर के बिहाफ पे काम करता है। बात समझेंगे आप इसे। एसडीएम कलेक्टर के बिहाफ पे काम करता है, उसके द्वारा प्रत्यायोजित या डेलीगेटेड पावर को वो यूज करता है। इसके मायने ये है कि एसडीएम के किसी भी पावर को कभी भी कम और ज्यादा किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, ये तहसीलदार के जो डिसीजन है, रेवेन्यू मामलों के जजमेंट है, उनकी अपील सुनता है। बाकी सारी भूमिकाएं जो कलेक्टर की आप लिखेंगे वो सब कुछ एसडीएम की भी आप लिख सकते हैं। मुख्य काम इसका कोऑर्डिनेशन का होता है, मुख्य काम इसका राजस्व प्रशासन का होता है, मुख्य काम इसका आ, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का होता है। उपखंड स्तर पर सभाओं की, मीटिंगों की, रैलियों की, इनकी परमिशन देना भी इनका काम होता है। तो मुझे लगता है कि ये बात काफी हद तक आप लिख देंगे, थोड़े नोट्स को पढ़ेंगे। तहसीलदार के बारे में जब आप लिखेंगे तो इसकी खास बात यह है जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये द्वितीय क्लास का अधिकारी होते हुए भी राजपत्रित अधिकारी है, गजिटेड ऑफिसर होता है। मतलब सेकंड क्लास का होते हुए भी एक राजपत्रित अधिकारी है। ये इसे अपने आप को बहुत विशिष्ट बना देती है। तो ये एक तो बात आपको पता हो। दूसरा, ये वो अधिकारी है जो फर्स्ट लेवल पर रेवेन्यू मामलों की सुनवाई करता है, जिसके पास मजिस्ट्रियल पावर है। और जितने भी प्रोटोकॉल संबंधित काम तहसील के हैं, पीडीएस से संबंधित काम, पटवारियों पे निरीक्षण का काम, और जो तहसील स्तर पर स्कीम्स के एग्जीक्यूशन की मॉनिटरिंग है, वो तहसीलदार करता है। तो कहते हैं कि तहसीलदार जो कि ग्रेड पे में उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरह की इसकी भूमिका है वो उसे काफी लोकप्रिय बना देती है। और यही कारण है कि ज्यादातर स्टूडेंट आरएएस के बाद डायरेक्ट तहसीलदार, आरटीएस या आरएस आरपीएस के बाद तहसीलदार को प्राथमिकता दे देते हैं, बहुत सारी स्टेट सर्विस को छोड़ करके। इसकी वजह यह है क्योंकि तहसीलदार से प्रमोशन फिर आरएएस सर्विस के अंदर होता है। तो कई बार चूंकि ये खुद की पोस्ट भी अपने आप में काफी आकर्षित करती है, और फिर इसका जो प्रमोशन होता है अगले 6, 7, 8 सालों में, वो काफी हद तक एक आकर्षण का कारण है। जो नायब तहसीलदार है, तहसीलदार सेवा में चयनित व्यक्तियों को जो पहली पोस्टिंग दी जाती है वो नायब तहसीलदार के तौर पर दी जाती है। और इसके पास खुद के पास इंडिपेंडेंट काम नहीं होता, लेकिन अभी चूंकि उप तहसीलें बना दी है, इसलिए ये उप तहसीलों में तहसीलदार की तरफ से काफी जो एक तरह से लिंकिंग इनका काम करता है। बाकी ये तहसीलदार सर्विस में को भरने वालों के लिए मैं जरूर कह रहा हूँ कि शुरुआती 4, 5 साल काफी काफी थोड़ा सा कैसा होता है ना, बिना ग्लैमरस वाले रहते हैं। कानून गो पटवारी के प्रमोशन और इसके बीच में है पटवारी। ये एक ऐतिहासिक यूनिट है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और जितनी भी रेवेन्यू संबंधित स्कीम्स हैं उनका एग्जीक्यूशन यही होता है। जितने भी भू राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन है वो यही व्यक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर करता है। नक्शा बनाना है, पीडीएस देखना है, सीलबंदी जो जितनी भी लागू करनी है वो है। कोई आपदा आ जाती है तो उसका आकलन करना है। ये सब भूमिकाएं हैं। आप थोड़ा नोट्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से 2, 3 पॉइंटों को आप नोट कर लेना। लेकिन कहते हैं कि ऊपर करतार नीचे पटवार, ये एक कहावत है। काफी गांव में एक कहावत है कि दो ही लोगों से डरते हैं लोग, एक है पटवारी और दूसरा है आपका कांस्टेबल, जिसको क्या कहते हैं, कुछ अलग नाम है। एक कहावत इसके पीछे ये है कि ये दो लोग काटने में सक्षम है। मतलब ये सिर्फ भोंकते नहीं है, जरूरत पड़ने पे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो डर की वजह से काफी हद तक एक प्रभाव होता है। तो ठीक है, ये दोनों चीजों की
हम ज्यादा अनौपचारिक बातों में न जाते हुए टॉपिक पे काम करते हैं। तो एसडीओ की भूमिका वही है, पंचायत बीडीओ या आरडीओ, ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा मतलब जो आरएस एग्जाम के तहत ही चयन होता है, और इनका पूरा अलग कैडर बना दिया है। और जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसमें एक चीज जरूर लिख सकते हो यहाँ यहाँ पे, इसमें वो होता है सीईओ, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी। ये भी कोई सीनियर आरएस या आईएएस अधिकारी को लगाते हैं। फिर उसके बाद में ये पूरी पंचायती राज की व्यवस्था होती है। तो जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, फिर एसडीओ है, फिर पंचायत समिति का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो बीडीओ या आरडीओ होता है। तो जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीम्स होती है, विशेषकर जो फंड पंचायती राज संस्थाओं को आता है, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो इनके माध्यम से होता है। नीचे जो है आजकल ग्राम सचिव को विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर रखा गया और सारी स्कीम्स यहाँ क्रियान्वित होती है। पुलिस प्रशासन चूंकि मैं अलग से पूरा डिटेल से डिस्कशन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। एक जो विवाद जिसको मैं पहले भी डिस्कस किया है वो है एसडीएम और एसपी के बीच में डुअल कंट्रोल। ये सवाल आता भी है। बेसिकली ये सोचा गया था कि जो कानून व्यवस्था का मैटर है वो राजस्व प्रशासन से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, और इसीलिए जो एसपी पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का सुपरविजन रखा गया। और ये भी सोचा गया कि चूंकि कानून व्यवस्था राजस्व प्रशासन के साथ दूसरे भी बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है, और उसे एक बेहतर तरीके से डीएम ज्यादा अच्छे से टैकल कर सकता है। ये भी सोचा गया कि एसपी का एक कानून व्यवस्था को देखने का नजरिया में एक पक्ष हो सकता है, वो जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग अगर डीएम के पास होगी तो जो पुलिस की ज्यादतियां हैं उनसे बचा जा सकता है। इसलिए ज्यादातर जो मजिस्ट्रियल पावर बहुत सारे, जिसके अंदर लाइसेंस देना है हथियारों के, जिसके अंदर पेरोल पर छूट देना, पेरोल पर कैदियों को जो पेरोल दी जाती है वो है, जिसपे पुलिस थानों का निरीक्षण है, जिसपे कारागाहों का निरीक्षण है, जिसपे खतरनाक उद्योगों का लाइसेंस जारी करना है, जिसपे आपका रैली सभा और मेले त्योहारों के आयोजन की अनुमति देना है, जिसमें धारा 144 को लागू करना है। अभी शायद 163 हो गई है ये बीएनएस की धारा, जिसमें आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज को बुलाना है। तो इस तरह के जो मैटर है वो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिए गए हैं। जो एसपी है वो 3-4 काम करता है जो मैं कानून व्यवस्था वाली क्लास में बताता हूँ, कि वो पुलिस कार्यबल को एग्जीक्यूट करता है, साथ में ही वो अपराधों का नियंत्रण है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ये मोटे तौर पर उसकी भूमिका होती है। दो तरह की ब्रांचें इसके भीतर पुलिस प्रशासन में चलती है, जिसमें एक क्राइम ब्यूरो होती है और एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है। क्राइम ब्यूरो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए होती है, और जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है वो अपराधों की जांच इकाई होती है। बाकी फिर अलग अलग बहुत सारी यूनिट्स होती है, ट्रैफिक यूनिट्स होती है, इंटेलिजेंस यूनिट्स होती है, जिनको मैं उस क्लास में काफी डिटेल से डिस्कशन किया है। इसके नीचे एडिशनल एसपी, ये केवल एक मॉनिटरिंग वाला डिलीगेशन वाला होता है। डीवाईएसपी सर्किल पे होता है, ये भी थानों का निरीक्षण करता है, लेकिन जो सबसे फंक्शनल यूनिट होती है वो एसएचओ है, थाना अधिकारी नहीं है। और उसके नीचे चौकियां, चौकियां इतनी विकसित नहीं है राजस्थान में। थाना जो है वो फंक्शनल यूनिट है। तो ये है एक चीज जो मैं इसमें पहले भी डिस्कस कर चुका, कि एसपी और डीएम के बीच का जो ये डुअल कंट्रोल है उसमें चुनौतियां हैं, क्योंकि कभी कभी आज के बदलते परिवेश में जब कानून व्यवस्था के संदर्भ में त्वरित निर्णय की जरूरत होती है, तो कई बार निर्णय की स्थिति होती है, कई बार टकराहट उत्पन्न होती है दोनों के बीच में के संबंधों में, और उसे कानून व्यवस्था में एक चुनौती पैदा हो जाती है। दूसरी चीज आप ये भी बता सकते हो कि डीएम एक जर्नलिस्ट
होता है और एसपी एक स्पेशलिस्ट होता है, और एक स्पेशलिस्ट पे एक जनरलिस्ट का सुपरविजन से स्पेशलिस्ट को एक ईगो हर्ट करता है कि जो जिस क्षेत्र के बारे में जानता ही नहीं है वो उसके बारे में कैसे निर्देश दे सकता है। दोनों एक ही भर्ती परीक्षा से निकलते हैं, इसलिए एक को इतना सीनियरिटी पे रखना और वो भी उसकी एक विशेषज्ञ ट्रेनिंग करके आता है, तो भी दोनों के संबंधों में एक टकरार देखा जाता है। निष्कर्ष यह है कि जो महानगरीय क्षेत्र है वहां कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई है, जहां मजिस्ट्रियल पावर जो है पूरे पूरे एसपी को देके कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के तौर पर उसको पदवी दी है। तो ये सारी चीजें मैं उस टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ, इसलिए वहां वो सारे चैलेंजेस और वहां से आप उठा लेंगे। अलग अलग जो कार्यालय है उनका विवरण आप रख देंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा सेटअप जो है आपको पता होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आती है जिला कलेक्टर। कि जिला कलेक्टर जो है उस पद का भूमिका क्या है, जिला कलेक्टर जो है उसका इतिहास क्या है, जब आजादी मिली तो उसके बाद में जिला कलेक्टर की भूमिका में क्या बदलाव है, इस पद को क्यों रखा गया, इसकी अलग अलग जो डायमेंशनल भूमिकाएं हैं वो क्या है, और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। मैं चाह तो यही रहा था कि इसी क्लास के भीतर सब कुछ बता दूं, लेकिन अब मैं क्लास लेते हुए महसूस कर रहा हूं कि एक ही क्लास में जब आप लगातार इस बात को देखेंगे तो हो सकता है कि आप एक फटीगी की स्थिति आ जाए। इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं विराम देते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम केवल और केवल जिला कलेक्टर पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर बता देता हूँ कि इस टॉपिक पे कुछ जो राजस्थान सरकार के स्कीम्स है, जैसे विकास प्रशासन से जुड़ी हुई स्कीम्स है, जैसे राजस्व प्रशासन से जुड़ी हुई स्कीम्स है जो नई आती रहती है और जो मेरे नोट्सों में भी मैंने डाली है, बुक्स में भी डाली है, बुक्स पब्लिश होने वाली है, तो उनको जरूर आप अपडेट रखना। क्योंकि इस तरह की जो स्कीम्स है वो भी जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल होती है, जिसे ड्रोन से पूरा का पूरा आजकल सर्वे किया गया है, उसको आप बता सकते हो। कोई महत्वपूर्ण स्कीम्स जो कानून व्यवस्था के संदर्भ में है, जैसे पुलिस थानों की है या दूसरी कोई भी आप देखते हो, जिसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र मैंने इसमें किया है, जो अलग अलग सोर्सों से मैंने संक्षिप्त तौर पर लेकर के रखा है, वो भी इस पार्ट पे आप जरूर ऐड कर लेना। ये मैंने अभी इस क्लास में नहीं बताया है क्योंकि ये बदलती रहती है, इसलिए इन्हें मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स पे छोड़ता हूँ। तो अगली क्लास में हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिटेल से अध्ययन करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर हमेशा क्वेश्चन भी आता है। इस बार सवाल जो आज की क्लास ली है उस पर संभावित ज्यादा है, क्योंकि पहले जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही था। अब ये जो अलग अलग डायमेंशन दिए हैं उसके बाद में इसका डायमेंशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लास अच्छी रही होगी। आगे आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।